हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिन्हा। आज 30 जनवरी को जो पेपर हुआ है, शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पेपर्स हैं, आसानी कहेंगे हम इसे, थोड़ा बहुत मॉडरेट कह सकते हैं एक आध क्वेश्चन के केस में, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पहले परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस बार हर पेपर में आ रहे हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इसका नाम क्या होगा? तो भाई सबसे पहले आपको पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास CN। तो CN अगर चेन में हो तो इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइल। और अगर साइकिल वगैरह पे हो, बेंजीन पे हो, तो उसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल। तो यहां के नाम क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, नाइट्राइल के लिए नंबर देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? ऑटोमेटिकली या किनारे है। थर्ड पे कौन बैठा हुआ है? अमीनो। तो इसका नाम क्या है? 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिएजेंट ऑन रिएक्शन फिनॉल गिव सैलिसल्डिहाइड। ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि फिनॉल पे कौन सा रिएक्शन यूज किया जाए कि सैलिसल्डिहाइड बन जाए। अगर आपको क्या मालूम होना चाहिए कि सिर्फ सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, दिस इज योर सैलिसल्डिहाइड। तो क्या लाएंगे कि फिनॉल पे सैलिसल्डिहाइड बन जाए? तो CHCl3, KOH और NaOH। अगर CO2 वगैरह लेते हैं तो आपको ध्यान ही होगा कि इन दोनों केसेज में क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा क्वेश्चन, और इसका आंसर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर गिवन कार्बोकेटायन। अगेन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लासिकल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी में सबसे पहली बात यही है कि भाई कौन से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो वह कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है जो इंडक्टिव से ज्यादा स्टेबलाइज होता है या हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। यहां देखो, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल। क्यों? 3, 6, 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन प्रभाव होगा, साथ ही साथ इंडक्टिव का भी प्रभाव है। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 3 और 3 6 है। और यहाँ पर कितना अल्फा है? तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास 2 ही है, और यहाँ तो अल्फा है ही नहीं। तो क्लियर कट बात है कि यहाँ पे दिस इज मोस्ट स्टेबल देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा आंसर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये एक रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया। एल्कीन है हमारे पास, और इस एल्कीन पे एक और H+ एंड वाटर दिया गया तो B बन रहा है, दूसरी ओर BH3 THF H2O2H- दिया गया। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। तो हमें विशेष ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, हमें तो इतना ही जानना है कि भाई ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, मतलब H वहां ऐड होता है जहां पर कम हाइड्रोजन हो। तो यहां पर हाइड्रोजन यहां कितना है? 1। यहां कितना हाइड्रोजन है? 0। तो यहां H कहां ऐड करेंगे? यहां ऐड करेंगे। और OH कहां ऐड करेंगे? यहां ऐड करेंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? दिस वन, ए, दिस इज ए। अच्छा, बी में क्या होगा? ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड है। इसमें क्या होता है? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि कैटायन वहां ऐड होते हैं, H+ वहां ऐड होते हैं जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो H यहां जाएगा, यहां क्या ऐड होगा? तो OH ऐड होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ये आपका पहला नंबर, यही आपका आंसर है।
इधर है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, इधर हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। तो ये आपको दिमाग में रखना कि BH3 THF H2O2 एंड OH माइनस H+ एंड वाटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज 1। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बेंजीन है, कॉन्क H2SO4, कॉन्क नाइट्रिक डाल दिए तो क्या होगा, तो आपने पढ़ा ही है इसको। तो बेंजीन में जब भी हम इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, SNHCl रिडक्शन हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, Na2HCl अब क्या बन जाएगा, तो डाइजोनियम बन जाएगा। और डाइजोनियम के साथ फिनॉल को अगर रिएक्शन कर दिया जाए तो ये क्या बनता है, सुबह में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, फिनोलिक डाई बनता है, ऑरेंज कलर। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर क्या हो गया कि ए वाला क्या है, तो ए है हमारे पास एनिलीन और बी क्या है, तो फिनोलिक डाई है। तो 5 आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कैसे, यहां पर बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, मेटा पोजीशन पे क्लोरो है, रिएजेंट क्या है 50% KOH। तो बेटा यहां पर कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा नहीं है, और वहां पे हम स्ट्रांग बेस लेते हैं, तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर के माध्यम से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा। मतलब कि यहां जो एल्डिहाइड है और जब OH माइनस लेंगे तो यहां होता क्या है, ये अटैक करेगा, उसके बाद यहां से क्या होगा, निगेटिव, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है दूसरे मॉलिक्यूल में, तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के एक ऑक्सीडाइज कर गया और दूसरा रिड्यूस कर गया। तो द आंसर इज दिस वन। तो आपका 1 जो है यही आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लिए। ये इसको इस रिएक्शन का नाम क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कौन देता है, तो वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म्ड इज, क्या है भाई, क्लोरोब्यूटेन प्लस क्लोरीन डाइक्लोरोब्यूटेन। तो डाइक्लोरोब्यूटेन के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, तो भाई देख लो, डाइक्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो पहला काम करते हैं, हम लोग 1 डाइक्लोरो लेते हैं। अगर 1 डाइक्लोरो ले लिया तो इसमें कहीं कोई किरल कार्बन नहीं है। चलो 1 2 डाइक्लोरो ले लिए, तो जैसे ही 1 2 डाइक्लोरो ले लिया तो यहां पर बनता है किरल कार्बन, और यहां कौन कौन से बनेंगे, R और S। 2 स्टीरियो आइसोमर बनेगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। अच्छा, अगर 1 3 ले लिया तो यहां पर एक किरल कार्बन आ गया, यहां पर फिर हमारे पास 2 बनेंगे, R और S। 1 4 ले लिया तो यहां पर किसी तरह का कोई किरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर बनने की संभावना नहीं है। अगेन, अब अगला नंबर, मान लिया जाए कि 2 पर ही 2 क्लोरो ले ले, 2 2 डाइक्लोरो। तो 2 2 डाइक्लोरो ले लिया तो यहां पर किरल कार्बन नहीं है, तो यहां पर भी किसी तरह का कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन अगर 2 3 डाइक्लोरो ले लिया तो 2 किरल कार्बन है और ये सिमेट्रिकल हो गया, तो ऑब्वियस है कि यहां पर क्या क्या बनेगा, RR बनेगा, RS बनेगा और
तो कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे? 3। तो 3 यहां, 2 यहां, 5 और 2 यहां, 7। आंसर कितना हो गया? 7। हाँ, अगर इसमें भाई तो ये पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसमें बेटा एक मीजो हो जाएगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। अगर ये पूछा गया कि टोटल आइसोमर कितने हैं, आंसर 7, है ना। तो जैसे बच्चों से बात हुई है तो ये बात निकल गया कि ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया, तो आंसर 7। ठीक है, अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड इज। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। जेई मेन में पूछने की परंपरा नहीं है, नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो यहां पर अगर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहां तो जीआई होगा, यहां भी जीआई होगा। अब यहां जीआई हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर जीआई होना कंडीशनल है। कैसे कंडीशनल है, मैं बता देता हूं। मान लिया जाए, जैसे अभी जो यहां दिखा हुआ मिथाइल लिखा हुआ है, यहां H लिखा हुआ, या ड्यूटेरियम लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली Z है, ये भी Z है। तो अगर Z और Z है तो यहां पर कोई स्टीरियोआइसोमर्स नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन पे, GRR पे दोनों ग्रुप सेम है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट नॉर्मल क्वेश्चन। तो दोनों Z हैं तो यहां पर स्टीरियोआइसोमर नहीं बनेगा, जीआई नहीं बनेगा। इन द सेम वे अगर दोनों E रहते तो भी नहीं बनता। लेकिन अब आओ कि मान लिया जाए कि एक Z हो, एक E हो, अब ये देखो, अब ये हमारे पास Z है और ये हमारे पास E है। अब यहां पर आपके पास इस कार्बन के लॉन्ग दो अलग स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, Z और E। अभी आप जो देख रहे हो, एक ये और दूसरा जब मिथाइल उल्टा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के तो हम कह सकते हैं कि अब यहां बनेगा ZZE और ZEE। तो कितने बन गए? 4। तो इसका आंसर है 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ ही आज का पेपर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में जेईई मेन के अगले पेपर के साथ। थैंक यू।